औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। हफ्ते के पहले रोज सियासी शतरंज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी रही। पीपल्स पार्टी की बात करें तो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात में खुला तजाद रहा, मगर ये तजाद क्या कोई सियासी चाल है या नहीं, या फिर पीपल्स पार्टी हकीकत में इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। जबकि नून लीग की क़यादत भी इजलास पर इजलास कर रही है लंदन में, और अब भी नवाज शरीफ की वापसी की जो तारीख दी गई है वो 10 अक्टूबर सामने आई है। अल्लाह करे मियाँ साहब जल्द अपन वतन वापस लौट आएँ। मौजूदा मुआशी हालात ने सियासत पर बड़े असरात मुरतब किए हैं। आने वाले वक्त में मजीद मुआशी धमाके भी मुतवक्के हैं, जिनमें सरे फहरिस्त बिजली है, जहां नेपरा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के एवरेज जनरेशन टैरिफ में 29% इजाफे की मजीद मंजूरी दे दी है, 29%, जिससे 155 अरब रुपए का मजीद झटका आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। झटका तो लगेगा, साथ साथ गैस के बिलों में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के आने वाला है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। इसी मुआशी तबाही को मद्देनजर रखते हुए जो काम इदारों को 70 साल पहले करना चाहिए था वो आज शुरू हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। देर आयत दुरुस्त आयत। मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ईरानी तेल की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं, और इन इकदाम के बाद कुछ डेटा भी सामने हुआ है, जिससे यह मालूम हो रहा है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्विस हैं। 995 डीलर्स हैं जो ये तेल बेच रहे हैं। 90 करीब सरकारी अहलकार भी इस कारोबार में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब 81 लीटर से ज्यादा तेल स्मगल हो रहा है, और 995 पेट्रोल पंप से बेच रहे हैं। और अगर हम फी लीटर 200 रुपए भी रेट लगाएं तो अंदाजा किया जाए तो 362 अरब रुपए की कीमत बनती है। जबकि वजीर आजम हाउस में जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके मुताबिक मुल्क के खजाने को, एक्सचेकर को सिर्फ 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यकीनन बहुत सारी बातें शॉकिंग है, इंतहाई हैरत अंगेज बात है। एक और बड़ा काम जो हुकूमत ने किया है वो 722 हवाला हुंडी में मुलव्विस डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ा कारनामा जिसका आगाज किया गया है वो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। चंद दिनों में ही कार्रवाई करते हुए लेस्को ने 1000 से ज्यादा बिजली चोरों को पकड़ लिया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ी तादाद में अफसरान को तब्दील किया गया है, ट्रांसफर्स की गई हैं। ये वो काम है जो आज से कई साल पहले, कई दिहाइयों पहले होने थे, मगर शुक्र अदा करता हूँ अपने सिपा सालार आला का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बदौलत अब ये काम किए जा रहे हैं। यही वजह है कि डॉलर रुपए के मुकाबले मुसलसल गिरावट का शिकार है, और जब ये अफवाह फैली कि बैंक के लॉकर्स को भी चेक किया जाएगा और स्कैनर्स यूज किए जाएंगे तो लोग बड़े परेशान हुए, और इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला। स्टेट बैंक के लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक, क्योंकि स्टेट बैंक ने तरदीद पहले कर दी थी कि कोई भी लॉकर चेक नहीं किया जाएगा, स्कैन नहीं किया जाएगा, और फिर ये डेटा एक और स्टेट बैंक का शेयर हुआ है जिसके मुताबिक जो कैश इन सर्कुलेशन या करेंसी इन सर्कुलेशन है उसमें बड़े पैमाने में कमी देखी गई है। स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक 700 अरब रुपए पिछले 2 महीनों में लोगों ने अपने तहखानों से, तिजोरियों से और दूसरी जगहों से निकालकर बैंकों में जमा कराए हैं। यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है, और जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो और इलेक्ट्रॉनिक मनी हो उतना उसको ट्रैक करना और उसको टैक्स करना आसान होता है। लेकिन इन तमाम खबरों से भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि सियासतदानों को आने वाले इलेक्शन में अपनी इंतखाबी कैंपेन पर लातादाद रकम खर्च करना अब कानूनी तौर पर आसान बना दिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके सियासतदानों ने ये इजाजतनामा हासिल कर लिया है कि अगर किसी सियासतदान के दोस्त अहबाब उनसे इजाजत के बगैर उनकी कैंपेन के ऊपर पोस्टर्स, बोर्ड्स, होर्डिंग्स लगाएं तो उसका जवाबदेह वो सियासतदान नहीं होगा। पहले जब सियासतदानों के पास कैंपेन के लिए महदूद रकम होती थी और इसकी वजह से बड़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी इस कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम होता था, और जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी वो यही आती थी कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं, जितनी उनको इजाज़त थी उससे ज़्यादा खर्च हुए हैं। यकीनन हम जानते हैं कि एक MNA के लिए 10 बिलियन की लिमिट है और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 4 बिलियन की लिमिट है, लेकिन उसे क्रॉस किया जाता था। इस दफ़ा क्रॉस करेंगे तो कोई परेशानी की बात उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि वो हाथ खड़े कर देंगे इलेक्शन कमीशन के सामने और बोलेंगे हमने तो किया नहीं, किसी और ने किया, इसलिए हमारे साथ में डाला ना जाए। अब मुकाबला यानी वोटों का कम होगा और नोटों का ज्यादा होगा। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। थैंक यू सो वेरी मच खुर्रम साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो सर, आने वाले इलेक्शंस की डेट तो अभी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत अनाउंस कर सकते हैं,
और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। लेकिन मैं ये खबर सुन के हैरान हुआ कि सियासतदानों के लिए अब ये लिमिट खत्म हो गई है कि इतना पैसा वो अपनी कैंपेन पे खर्च करेंगे, जबकि उनके दोस्त यार भी चाहें तो पैसा लगा सकते हैं और कोई जवाब नहीं होगा। तो मुकाबला नोटों का होगा सर, वोटों का नहीं होगा। आपने आई होप नोट ज्यादा जमा किए हुए हों मेजर साहब। पहली चीज जो आपने कही ना जी कि सदर मुमलिकत क्या इलेक्शन डेट दे सकते हैं, तो इसलिए वो इलेक्शन डेट नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैंने नोट कितने जमा किए हुए हैं वो तो मुझे भी मालूम है, और मैं कई दफा कहता होता हूँ कि 1 घंटे की इंक्वायरी कर लें तमाम पॉलिटिशियंस पे, और 1 घंटे की इंक्वायरी आपको बता देगी कि कितना नोट किसने कहाँ पर जमा किया हुआ है। यानी ये कोई किसी के लिए मुश्किल नहीं है किसी के बारे में भी जानना कि उसने क्या किया हुआ है। इस दौर के अंदर तो वाकई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं तो अपने आप को पहला भी कहता रहा कि एक कड़ा एहतिसाब कबल अज इंतखाब आप उसको कर लें तो आपका मुल्क और पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ बच जाएगा। तो आपके सवाल पे मैं आज अपने आप को पेश करता हूँ, उस कड़े एहतिसाब कबल अज इंतखाब के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। फिर मेरे जितना असासा या नोट निकल आए मेरी हैसियत के मुताबिक, उसके मुताबिक आप फिर आगे देख लीजिएगा। तीसरी चीज, पैसे की ही सियासत है। अनफॉर्चुनेटली आपके पाकिस्तान में सियासत पैसे ही की है, और इसी वजह से किसी अहल, किसी काबिल और किसी भी दुरुस्त आदमी को पॉलिटिकल पार्टीज के अपने सर्कल में भी कोई अच्छी कुर्सी ऑफर नहीं करता। यानी जब ये इकट्ठे होते हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है या व्हाटएवर जो भी चीजें बनती हैं या बड़े बड़े ओहदे तकसीम किए जाते हैं विद इन पार्टीज भी, तो उसमें भी क्राइटेरियल आपको मिलेगा, पैसा ही मिलेगा। और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और कोई क्राइटेरियल नहीं है पैसे के अलावा। वहां पर आपको कुर्सी अच्छी तब मिलेगी अगर पैसा है, टिकट भी तब मिलेगा, जो चेयरमैन पार्टी होगा उसके इर्द गिर्द भी पैसे वाला होगा। तो दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट फैक्टर जिसको हम फेस कर रहे हैं। और आज जिस सूरत हाल का हमें सामना है या हम जिस दलदल से हम निकल नहीं पा रहे, उसकी बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अहलियत, काबिलियत, फकाहत, फरासत, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन कैंपेन को इस तरीके से आसान कर दिया तो फिर समझिए कि बहुत सारे वो लोग जो कि किसी अहलियत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए वाकई लम्हा फिक्रिया है। हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। जी सर। क्या आपकी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी सिर्फ पैसे की सियासत है या फिर कुछ और? सर बात यह, मैंने कहा सारी पार्टीज में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई बाहर से तो आई नहीं है, वो भी पाकिस्तानी ही की पार्टी है। आपका पॉलिटिकल कल्चर मांगता है पैसा, आपके पॉलिटिकल कल्चर में पैसे की ही वैल्यू है। आपका जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसके अंदर पैसे की वैल्यू है। अब जैसे भी कमाए, जहां से भी कमाए, उसके पास पैसा है तो पार्टी में जिंदा रह सकता है, उसके पास पैसा है तो अगले इलेक्शन में जा सकता है। ही हैज टू हैव मनी। पैसा कहीं से भी आए ये इशू नहीं है। जी सर। तो यानी मुकाबला सर आप भी एग्री करते हैं कि हमेशा ही नोटों का हुआ है, आज भी नोटों का ही होगा? सर मैंने तो आपको पॉलिटिकल कल्चर अपना वाजे कर दिया। हाँ, आपने स्टार्ट में एक बात की थी कि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर माफियाज पे हाथ डाला जा रहा है जी। तो उस सूरत हाल को जो प्रेजेंट लोग इन अथॉरिटी हैं, और नाम लिया आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, कि वो उस डायरेक्शन में चले हैं। अगर ये अमल पूरा मंतकी अंजाम तक पहुंच गया और ये अमल रुका ना गया और ये अमल जारी रहा, तो फिर आपको एक तब्दील पाकिस्तान नजर आएगा। यानी अभी तो ये शुरू हुआ ना स्मगलर्स के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, उन ग्रोहों के खिलाफ कि जो पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर यही लोग पॉलिटिशियंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर पॉलिटिशियंस का जो इलेक्शन होता है, ये जो दोस्त यार हैं, यारों को जब आप देखेंगे, इन दोस्त यारों में आप अगर थोड़ा सा सर्वे कर लेंगे पॉलिटिशियंस के, तो पॉलिटिशियंस के इन्वेस्टर्स जो दोस्त यार होते हैं वो आपको अक्सर ऐसे भयानक चेहरे मिलेंगे और ऐसे खतरनाक लोग मिलेंगे कि इलेक्शन कमीशन उम्मीद है ये अपना कहा हुआ फैसला वापस ले लेगा उन दोस्त यारों पर नजर दौड़ाने के बाद। तो उन लोगों पे भी हाथ डालना तो शुरू कर दिया, और दुआ ये करें आप और हम कि ये सिलसिला रुके ना, ये परमानेंट बेसिस पे आगे जाए जब तक ये तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर लिया जाता। जी सर। रोकड़ी साहब, लेकिन मैं आपकी बात सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हूं कि जिस काम को करने का इरादा सिपा सालार कर ले
तो फिर उसे रोक कौन सकता है सर? सर, रोकने वालों की ख्वाहिश हमेशा रही है सही काम को रोकने की। इस मुल्क के अंदर जिसने भी दुरुस्त डायरेक्शन में इस मुल्क को डालने की कोशिश की, तो जितने भी माफियाज हैं, क्योंकि माफिया की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वो तमाम माफिया चाहते हैं कि वो काम ना हो। और आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सारी दुनिया आपको नजर आ रही होगी, लेकिन बहुत उम्मीद है कि इस दफा वो माफियाज कामयाब नहीं होंगे और ये प्रोसेस डीरेल नहीं होगा। और इंशाल्लाह, और एक और चीज भी सर, जी जी। अवाम जो है ना, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो चाहती भी यही है एग्जैक्टली जो शुरू हो चुका है। और आप पब्लिक की पल्स ले लें, आप देखेंगे कि वो इस काम से मुतमईन है और वो इस काम का को आगे बढ़ता हुआ देख के दुरुस्त लाइन पर जाकर इस काम का खात्मा चाहते हैं। जी सर। तो सर यानी ये बात तो वाजे है कि अब इलेक्शन तो फिर नहीं होंगे ना, अगर इस काम को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है तो फिर भले अगर इलेक्शन 2 साल डिले भी हो जाए, लेकिन इस काम को देखते हुए इतना फायदेमंद है। अब मेरे ख्याल से आपको एतराज नहीं होगा कि इलेक्शन पर डिले हों, ये काम अपने सर, अंजाम तक मैंने पहुंचे। तो पिछले पिछले दिनों नहीं, बल्कि 2018 के इलेक्शन से भी पहले कहा था कि कड़ा एहतिसाब कबल अज इंतखाब, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जमात इस्लामी को इसमें लीड ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि उनका माजी और ये सारी चीजें साफ हैं, तो उनको ये लीड लेनी चाहिए कि तमाम जमातें ये डिमांड करें, प्लस सहाफियों को, प्लस ये वकला तंजीमों को, कि एक कड़ा एहतिसाब कबल अज इंतखाब। और क्या ये डिमांड गलत होगी? और आपको एक और बात बताऊं, जी जी। इस डिमांड में तकलीफ कुछ लोगों को है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वो मुस्बित और अदल करने और जानने वाले चेहरे जो एक्चुअल वारिस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो तमाम ये चाहेंगे कि ये काम हो। ठीक। और इसमें चाहे आप 3 महीने लगाएं, चाहे आप 6 महीने लगाएं, इसको अगर आपने कर लिया तो आपने पाकिस्तान भी बचा लिया। अगला इलेक्शन भी साफ शफाफ तब होगा। वो कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन, मैं कहता हूं साफ शफाफ चेहरों के साथ साफ शफाफ इलेक्शन। रोकड़ी साहब। साफ शफाफ इलेक्शन कैसे? चेहरे दागदार, चेहरे करप्ट, टिकट होल्डर्स के ऊपर हजारों केसेस, और वो इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन के लिए साफ शफाफ चेहरे होना लाजिम है। जी यकीनन सर। यकीनन सर, सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में नए अदालती साल की तकरीब हुई, जहां पर अटॉर्नी जनरल के कुछ रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने फरमाया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से शफाफियत आएगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर नए चीफ जस्टिस से इस नए अदालती साल में? सर, मैं एक्सपेक्ट हर उस बंदे से करता हूं कि जिसको हटाने के लिए जो मनफी कुव्वतें हैं वो बहुत अरसा पहले से कोशिशें शुरू कर दें, तो आई गो इन अ डायरेक्शन में सोचने लग जाता हूं कि क्या वजह है इस बंदे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और फिर मैं लाजमी इंक्वायर करता हूं और तहकीक करता हूं उस बंदे के बारे में कि उसका अपना कैरेक्टर या उसका अपना जो सिस्टम है वो क्या है। आपकी तहकीक से तो क्या मालूम पड़ा सर? सर, आपकी तहकीक से क्या मालूम पड़ा काजी फायज ईसा के बारे में सर? मेरी ताकीक जिस वक्त इन्होंने ये जो प्रेसिडेंट सदर अलवी साहब ने एक साइन किया था, तो जी उसके जी। बाद मैंने इसके ऊपर मुकम्मल एक इन्वेस्टिगेशन भी की। और जो हमारे हल्के थे, मैंने उनके अंदर बैठ के ये कहा भी था कि आप बहुत गलत डायरेक्शन में और गलत अप्रोच के साथ एक ऐसे आदमी के बारे में चल पड़े हैं कि जो इस मुल्क की जरूरत है। और अल्लाह ताला ने मामला ठीक किए। सर, जस्टिस फाइज ईसा, सून टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरा जो अंदाजा है कि ही इज गोइंग टू अबाइड बाय द मेरिट ऑफ पाकिस्तान, और लॉ की जो असल सिचुएशन है उसको समझते हुए अगर रिफॉर्म्स लाने का किसी आदमी को मैं समझता हूं कि वो अहल है, तो इंशाल्लाह हम इनके दौर में रिफॉर्म्स भी देखेंगे, इनको हम आइन की पाबंदी करते हुए भी देखेंगे, और इनको हम कानून को असल मानों के अंदर उसका इतलाक होता हुआ भी देखेंगे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो तमाम वो लोग जिनको जिनको बहुत इश्यूज हैं, या जो मुजरिम हैं, या जो माफियाज हैं, उनको डेफिनेटली जस्टिस फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से तकलीफ होगी। लेकिन पाकिस्तान को और आमतुन्नास पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को और इदारों को, हर इदारे को फायदा होगा इस मुल्क की पर इवन मादनियात से पर लेके पहाड़ों लोग कह रहे हैं रोकड़ी साहब की पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आप भी यही कहेंगे? नहीं सर, नहीं। मैं आई कंसिडर कि चीफ जस्टिस विल गो बाय द रूल। पीटीआई की जहां पर कानून के खिलाफ कार्रवाई है तो मुश्किलात बननी चाहिए, और उन मुश्किलात के बनने को रोका क्यों जाए, आप मुझे ये बताएं। अगर एक आदमी ने जुर्म किया, मुजरिम है, तो आई शुड बी प्रोटेक्टिंग हिम, और उसको रोका क्यों जाए?
जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन इनका बड़ा बेहतरीन नारा है एहतसाब कबल इंतखाब। यकीनन हमें सियासत में घुसी काली भेड़ों को बेनकाब करना चाहिए, उनका एहतसाब करना चाहिए इलेक्शन से पहले, वरना होगा यही जो बात रोकड़ी साहब ने कही, पैसा काम करेगा, पैसा बोलेगा, बाकी वोट साइड पे ही रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे खीलदास कोहिस्तानी साहब, उनसे पूछेंगे कि उन्हें कैसा मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस ब्रेक के बाद।